नमस्कार। स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस के आज के इस लेक्चर में। मैं डॉक्टर निमेश कुमार शर्मा और हम तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 पार्ट 3 CGPSC ACF 2020 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। इससे पहले कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल का एक भाग मैं पहले ही पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो जो मेरा लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पिछला लेक्चर, जो कि द पढ़ंतु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको लेक्चर की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में आपको संचार कौशल एवं अंतरवैयक्तिक कौशल का आपको लेक्चर मिलेगा। उसमें मैंने संचार कौशल के बारे में जानकारी दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ PSC ACF रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017 के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों का हल भी उस वीडियो लेक्चर के अंत में किया है। साथ ही उस लेक्चर से संबंधित हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए मैंने नोट्स भी पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल पे अभी भी वो नोट्स अवेलेबल हैं। यदि आपने प्राप्त नहीं किया होगा तो हमारे द पढ़ंतु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप उस नोट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, फिर से आज मैं छात्रों द्वारा इसकी जानकारी चाही जा रही थी। द पढ़ंतु क्लासेस की टेस्ट सीरीज जो है छत्तीसगढ़ PSC ACF रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन या रेंजर एग्जामिनेशन 2020 के लिए यह 15 जुलाई से आयोजित की गई थी, जो कि वर्तमान में चल रही है। 15 जुलाई से लेकर के 7 सितंबर तक 15 जुलाई से लेकर के 7 सितंबर तक यह टेस्ट सीरीज चलने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 14 पेपर सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज होंगे, जबकि अंतिम 4 पेपर पूरे सिलेबस पर आधारित 4 मॉडल पेपर होंगे जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होंगे। ठीक है। सभी प्रश्न जो हमारे टेस्ट सीरीज में हैं वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। ठीक है। तो दोनों प्रकार की भाषाओं वाले स्टूडेंट को प्रश्न समझने और प्रश्न को समझकर उसका उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। 18 मॉक टेस्ट और 4 मॉडल पेपर में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 2000 प्रश्न है। इन 2000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जो है वो सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं और उनके उत्तर को भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रश्नों को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि इन मैक्सिमम प्रश्नों की प्रैक्टिस से आपको आपके एग्जामिनेशन में जो आंसर कैसे चूज करना है, कौन सा आंसर किस प्रश्न के लिए सही होगा, कौन सा अधिकतम सही होगा, वो लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को बनाया गया है। साथ में ACF रेंजर के जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको विशेष ध्यान रखा गया है कि कौन से सेक्शन से क्या प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया जा चुका है। आपको भली भांति ये पता है कि छत्तीसगढ़ PSC ACF रेंजर एग्जामिनेशन अभी 2020 के लिए एडवर्टीजमेंट से पहले पूर्व में भी 2 बार आयोजित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ PSC द्वारा 2016 और 2017 में यह एग्जाम 2 बार पहले भी आयोजित किया जा चुका है। सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर की भर्ती के लिए आयोजित थी वो परीक्षाएं। ठीक है। और इन पूरे टेस्ट सीरीज में सारा सिलेबस जो है, जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए छत्तीसगढ़ PSC द्वारा निर्धारित सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। पूरे सिलेबस को कवर करते हुए प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो यदि आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर आप अभी भी रजिस्टर करके जो पेपर पहला पर्यावरण का जो 15 जुलाई को हुआ था वहां से लेकर के और आगे आने वाले सारे एग्जामिनेशन, यानी अभी भी जो स्टूडेंट जुड़ेंगे हमसे, जो रजिस्टर होंगे इस टेस्ट सीरीज में, उनके लिए यह अच्छी बात है कि उनको पहले पेपर से पूरा टेस्ट बिल्कुल उसी प्रकार से 2 या 2.5 घंटों के समय में पेपर को दिलाना, प्रश्नों को सोचकर उसका उत्तर देना, उसका पूरा अनुभव वो ले सकेंगे। पहले तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, उसके साथ ही साथ आप टेस्ट देकर अपना आधार और बेस मजबूत कर सकते हैं।
यदि आपको और इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है हमारे। इन स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, संचार कौशल पर जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, इससे ठीक पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, तो संचार कौशल वाला लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें, जिससे उसी कड़ी में आपको इन शब्दों को, इस कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब आज शुरू कर रहे हैं अंतरवैयक्तिक कौशल या इंटरपर्सनल स्किल का पार्ट। पहले देखते हैं प्रशासन में भूमिका, रोल इन गवर्नेंस। एक शासकीय सेवक की कार्य प्रकृति, वर्किंग नेचर और क्षेत्र बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, बहुआयामी होता है। एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी कार्य प्रकृति और क्षेत्र जो है, वो फील्ड जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें उसे शासन की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना होता है। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उन सभी को क्रियान्वयन करना होता है, रन करना होता है, प्रॉपर चैनल से उसको क्रियान्वित करना पड़ता है। किसी भी टीम को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए जिन क्षमताओं की, जिन कैपेबिलिटी की, एबिलिटी की आवश्यकता होती है, वे मुख्य रूप से माने जाते हैं संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल और अंतरवैयक्तिक क्षमता या इंटरपर्सनल स्किल्स। अंतरवैयक्तिक क्षमता का संबंध व्यक्ति की उन सभी वैयक्तिक क्षमताओं से होता है, पर्सनल कैपेबिलिटीज से होता है, जिनका उपयोग करके वो निष्पादन क्षमता को प्रभावशाली बना सके, जबकि संप्रेषण क्षमता का संबंध उन क्षमताओं से है जिनके प्रयोग से व्यक्ति अभिव्यक्ति प्रभावशाली और परिणाम उन्मुख हो सके। ठीक है, दोनों चीजें यहां बता दी गई हैं। देखिए, संप्रेषण क्षमता मतलब कि उसका प्रयोग करके व्यक्ति अपना एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने के लिए अपनी बातों को सामने रख सकता है। यह होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट करना। जबकि व्यक्तिक क्षमता मतलब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। किसी विषम परिस्थिति में आपको डिसीजन कैसे लेना है, अपने अधीनस्थ आने वाले कर्मचारियों को किस प्रकार से आपको आदेशित देते हुए काम को करना है, आपका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए एक शासकीय सेवक के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंतर आती हैं, वो इंटरपर्सनल स्किल या वैयक्तिक क्षमता के अंतर्गत आती है। तो ये मुख्य जो बात है दोनों में, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में, वो चीजों को ध्यान पे रखेंगे। दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों में माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अंतरवैयक्तिक क्षमता की आवश्यकता, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बेस पे जो है आपको क्वेश्चन के आंसर को लेने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं कि श्रीमान अमर, देखिए एक व्यक्ति हैं अमर नाम से, एक जिले के जिला अधिकारी हैं। ठीक है, वहां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, या ये कहें कि वहां के कलेक्टर हैं, जहां शासन द्वारा आदेशित विधवा पुनर्वास योजना, चलिए ये एक योजना है जो वहां की गवर्नमेंट, उस जिला या उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो पर्टिकुलरली विधवा पुनर्वास योजना को लागू करवाना चाह रही है और उसके द्वारा जो है योजना का क्रियान्वयन होना है, लागू किया जाना है। ठीक है, वे अपने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र द्वारा सूचित करके एक मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, तो अब इस योजना को अप्लाई करने के लिए मीटिंग बुलाया जाता है, नियत समय और स्थान पर मीटिंग का आयोजन होता है और सभी अधिकारियों को इस योजना के विषय में अवगत कराया जाता है। इस योजना के बारे में सभी को जानकारी दी जाती है। जब अधिकारियों के समूह से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है, मीटिंग है तो अब जब आप कर्मचारियों से और अन्य अधिकारियों से अब आप प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ अधिकारी इस योजना का उत्साह के साथ समर्थन करते हैं, तो कुछ अन्य इसे अनावश्यक और अनुत्पादक कार्य समझकर योजना के नकारात्मक पक्षों को सामने रखते हैं कि भाई ये इसका उतना डेटा अवेलेबल नहीं होगा, विधवा पुनर्वास योजना इतने कम समय में कैसे लागू की जा सकेगी, पहले ही की जा रही योजनाएं जो हैं उनको क्रियान्वित करने में सारा स्टाफ अभी लगा हुआ है, इसका डेटा अवेलेबल होने में समय लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से सकारात्मक नकारात्मक ये सारे पक्षों को सामने रखा जाता है। अंततः बिना किसी ठोस क्रियान्वयन के, कोई सॉलिड
क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और मीटिंग जो है वो खत्म हो जाती है और अगली मीटिंग तक के लिए इस योजना से संबंधित सारे कार्य स्थगित ही रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि विधवा पुनर्वास योजना को लागू किया जाना है। ठीक है, कलेक्टर द्वारा मीटिंग बुलाया गया, अपने से संबंधित सभी अधिकारियों को बुलाया गया लिखित पत्र से सूचना करके, और पर्टिकुलर टाइम और डेट पर और टाइम पर जो है मीटिंग हुआ और पहले बताया गया कि क्या क्या एजेंडा है मीटिंग का, इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार क्रियान्वयन होना है। अब इसके कुछ लोग पॉजिटिव पॉइंट बताए, कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट बताए और इस डिस्कशन में ये मीटिंग खत्म हो गई, यानी कोई डिसीजन नहीं हुआ और आगे इस पर कैसे काम करना है, कैसे ये योजना लागू होगी उस पर कोई बात नहीं। अब इसी उदाहरण को अब एक देखिए दूसरे व्यक्ति के अनुसार देखते हैं। अब एक इसी उदाहरण को दूसरे जिलाधिकारी श्रीमान अजय, वो अमर थे, अब अजय के साथ देखते हैं। श्रीमान अजय के संबंध में देखते हैं। श्रीमान अजय भी जिले के सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं। श्रीमान अजय के पास मीटिंग में चर्चा के लिए एक व्यवस्थित प्लान तैयार है। अब ये एक चीज इसमें नया पॉइंट आ गया कि यहां पर जो श्रीमान अजय हैं, अजय जी हैं, वो क्या करते हैं कि उनको जब ये मिलता है कि भाई ये प्लान को लागू करना है तो उसके सारे पॉइंट्स वो बना लेते हैं, पॉजिटिव वे में बना लेते हैं, पूरे व्यवस्थित प्लान को तैयार कर लेते हैं कि भाई कैसे होगा और किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, किस तरीके से इसको अप्लाई करना होगा, कितने समय के अंदर हम कहां तक इस योजना को अच्छे से क्रियान्वयन कर पाएंगे, उसका एक प्लान प्लस माइनस पॉइंट्स वो अपना पहले एक होमवर्क जो है वो कर लेते हैं। अब देखिए उन्होंने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए योजना के उद्देश्य, क्षेत्र, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, योजना लागू करने की तिथि, मूल्यांकन हेतु एक मॉडल प्रस्तुत किया। आप देखिए ये सारी चीजें जिला अधिकारी ने खुद ही बता दी, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, योजना लागू करने की तिथि क्या है, कैसे उसका हम टेस्टिंग करेंगे, किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे, वो सारा। और उसके बाद वो अधीनस्थ अधिकारियों से उस पर राय मांगी। जिन अधिकारियों ने योजना के नकारात्मक पक्षों पर बल दिया, अब यहां पे भी कुछ अधिकारी उसके नकारात्मक पक्ष पर बल दिए, तो श्रीमान अजय ने, अब क्योंकि ये अपना उससे रिलेटेड प्लान तो पहले ही इनके पास तैयार था, तो उनकी शंकाओं का उत्तर देते हुए मोटिवेट किया, उन्होंने योजना को लागू करने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया और अंत में शासन के आदेश की एक एक कॉपी, ठीक है, एक एक कॉपी सभी को देते हुए योजना को समय में लागू किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। तो देखिए अब यहां पे क्या हुआ, मीटिंग भी हुई, प्लान पे बात भी हुई, मॉडल उसका जनरेटेड था, उस मॉडल पे पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट पे डिस्कशन भी हुआ, लेकिन उसको लागू करने के लिए मोटिवेशन करते हुए उस पर आदेश की प्रतिलिपि देते हुए उसके आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए। मतलब आप समझिए कि यहां पे वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, यानी जो काम सौंपा गया था जिलाधिकारी को कि भाई ये विधवा पुनर्वास योजना को लागू किया जाना है, वो यहाँ पे पूरी तरह से क्रियान्वित हो गई। जबकि पिछले वाले केस में न निर्देश दिया गया, ना कुछ हुआ, केवल डिस्कशन पे ही बात रुक गई या खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या स्पष्ट है, ये बताता है आपके इंटरपर्सनल कैपेबिलिटी को, यही स्पष्ट करता है कि अंतरव्यक्तिक क्षमता की आवश्यकता क्यों है। श्रीमान अमर और श्रीमान अजय की अंतरव्यक्तिक क्षमताओं का अंतर यह बताता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरपर्सनल स्किल का होना कितना ज्यादा आवश्यक है। ठीक बात है, क्रियान्वयन के लिए आपका अपना अलर्ट होना, साथ में दिए गए काम को कैसे अपने अधीनस्थों से कराना है, उस मॉडल के क्या पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, उसका समय पर डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस रिलेटेड सारी बातों का एक होमवर्क और प्री प्लान मॉडल लेकर के फिर उस काम को आगे बढ़ाने में काम जल्दी होता है और आपकी इंटरपर्सनल स्किल पर जो है वो सारा काम डिपेंड करता है। ठीक है, तो अंतरव्यक्तिक क्षमता तथा संप्रेषण क्षमता के विकास की कुछ व्यावहारिक युक्तियां निम्नलिखित हैं। मतलब ये डेवलप होने के लिए कौन कौन सी बातों का होना जरूरी है, वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अधिकतम अभ्यास है ना, मतलब उस प्लान के क्या क्या प्लस और माइनस पॉइंट, वो सारा प्रैक्टिस, सारा होमवर्क, सारा प्लान आप पहले ही अभ्यास कर लें ताकि डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। स्थिति, समय और वातावरण के अनुरूप प्रतिक्रिया, देखिए प्रतिक्रिया पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। ठीक है, तो कैसे करना है, वो उस सिचुएशन को देखते हुए, उस परिस्थिति को, उस टाइम को देखते हुए
आपको अपनी प्रतिक्रिया रखनी है। कब आपको पॉजिटिव पॉइंट रखना है, कहां पे आपको निगेटिव पॉइंट रखना है, कहां पर बात को किस तरीके से निगेटिव पॉइंट को आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, ये सारा ध्यान आपको रखना होगा। वक्तव्य का आधार तार्किक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, और व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो बात आप बता रहे हैं वो सामान्य तरीके से लागू हो सके ऐसा होना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए जो इम्प्रैक्टिकल हो, जिसे लागू ना किया जा सके आसानी से, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है आपको। निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी भी प्रकार का दबाव किसी एक पक्ष पर पड़ रहा है। ठीक बात है। सटीक शब्दों का प्रयोग, ठीक है, बात सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए, विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। जिस विषय के लिए बात बताई जा रही है, जिस विषय पे आपको काम करने के लिए बताया जा रहा है, उसके क्रियान्वयन से रिलेटेड बात होनी चाहिए। उसके अलावा विषय से अलग कोई बात नहीं होनी चाहिए। बातों में भाषण या उद्देश्य का पुट नहीं जाना चाहिए, है ना। मतलब किसी भी प्रकार से बात को बहुत लंबा करना या उसको भाषण का रूप दे देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उद्देश्य का पुट नहीं जाना चाहिए, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। हमेशा ऑब्जेक्टिव पे बात होनी चाहिए, क्या काम कराना है, उसके क्या डायरेक्शन है, उस पर बात होनी चाहिए। एक अधिकारी के तौर पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। भाषा सरल होनी चाहिए, लहजा हमेशा शांत होना चाहिए और स्वर संतुलित होना चाहिए। अनावश्यक विद्वता प्रदर्शन से बचना चाहिए। आप अनावश्यक उसमें किसी भी प्रकार कि इम्प्रैक्टिकल चीजों को ना बताएं, या उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको विद्वत्ता बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन चीजों से बचना चाहिए। अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो फॉर्मल ना हो। बिल्कुल नपी-तुली भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि आपको अपने अधीनस्थों से काम लेने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और उन्हें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपसे सहयोग लेने में। लंबे उद्धरण, शास्त्रीय संदर्भों के साथ आवश्यक कठिन शब्द, तत्सम शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। किसी भी जिम्मेदार टिप्पणी में क्रमशः स्पष्टता और प्रामाणिकता का समावेश होना चाहिए। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी क्लियरिटी के कोई भी बात पर आप टिप्पणी ना करें। इस चीजों को आपको ध्यान पे रखना चाहिए। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान पे रखना है। उसके बाद देखते हैं पारस्परिक कौशल और संचार कौशल का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पारस्परिक कौशल और संचार कौशल दो महत्वपूर्ण टूल या उपकरण है जो एक साथ एक संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अधिकारी में यह माना जाता है कि ये क्षमताएं हैं, ठीक है, एक अधिकारी के तौर पर यह माना जाता है कि आप में ये क्षमताएं हैं, तभी आप किसी भी प्रकार के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जो समस्याएं होती हैं वो प्री डिफाइन नहीं होती, यानी पहले से पता हो समस्याएं, ऐसा नहीं होता। समस्याएं अलग अलग विभिन्न प्रकार की होती हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने इंटरपर्सनल स्किल से, अपने व्यवहार से और अपनी बातों से इन सभी चीजों का सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट बेहतर तरीके से करना होता है। गंभीर स्थिति में ये कौशल आपको स्थिति से निपटने में सक्षम बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गंभीर स्थिति में ये कौशल आपको स्थिति से निपटने में, उसको हैंडल करने में, सिचुएशन को आपको बिल्कुल आपकी एबिलिटी को ये बहुत मजबूत बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनके साथ ठीक से संवाद करने की जानकारी और बाद में योजना के अनुसार लोगों को सुनते हैं, है ना। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा जो अभी हमने एग्जांपल देखा। लोगों को इकट्ठा करना यानी मीटिंग के लिए उनको बुलाना, उनके साथ ठीक से संवाद करना, यानी पॉजिटिव बोलने वालों की भी सुनना और निगेटिव बोलने वालों की भी सुनना, और निगेटिव बोलने वालों को मोटिवेट करना काम को करने के लिए, अनावश्यक प्रेशर देना या किसी भी प्रकार के उनको और निगेटिव कमेंट बोलने की बजाय उनको मोटिवेट करना, ताकि जो वर्क आप उनको अलॉट कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से उसको करे और अच्छा रिजल्ट आपको दे। और बाद में योजना के अनुसार लोगों को सुनना और बाद में फिर इस योजना को और ब्रीफ एनालिसिस के साथ उनको बताना और उनकी बातों को सुनना। तो ये सारा जो पार्ट है, यही आपका स्किल जो है वो बताता है एक अधिकारी के रूप में। आप एक आकांक्षी या एस्पायरेंट के रूप में अगर आप अपनी क्वेरी को ठीक से संवाद करने में सक्षम
और उचित उत्तर देने में सक्षम हैं, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने संदेहों को दूर करने में सक्षम हो। देखिए, जब आप इन सारी बातों को रखें सामने तो उन बातों में आपको कहीं पर भी संदेह नहीं होना चाहिए, यानी आप उन सभी बातों में परफेक्ट होने चाहिए। आप उन सभी बातों को बेहतर तरीके से जानते हो विद प्रूफ, तब आप इन सभी संवादों को अच्छे से सामने पर रख पाएंगे। ये भी कौशल का एक, या पारस्परिक कौशल और संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण है। एक्टिव लिसनर, है ना, यानी सक्रिय सुनने वाला। एक्टिव लिसनर, सक्रिय सुनना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप विभिन्न मुद्दों को ठीक से समझने में सक्षम नहीं होंगे। देखिए, आपको कोई भी बात पूरी सुननी है। जब तक आप बात आधी अधूरी सुनेंगे तो आप डिसीजन भी उसी प्रकार से लेंगे। तो आप कभी भी बातों को सुने तो सक्रिय रूप से सुने, किसी मुद्दे को सुने, वो आप पूरी तरीके से सुने, उसके बारे में सोचे और तभी उस पर आप डिसीजन लें या आगे उसको क्रियान्वित करें। इसी तरह पारस्परिक कौशल आपको वास्तविक जीवन की स्थितियों को हल करने में भी सक्षम बनाता है। तो ये क्या है कि ये स्किल ऐसा नहीं है कि केवल वर्किंग प्लेस पे ही आपको सपोर्ट करता है, ये आपके पर्सनल रिलेशंस और आपसे जुड़े हुए संबंधित सभी व्यक्तियों के किसी भी स्थिति में, आपके कोई भी रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन को हैंडल करने में आपको मजबूत बनाता है, आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है। संचार की प्रक्रिया में कदम। ठीक, तो ये देखिए, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में बता दिया। अब संचार की प्रक्रिया में भी कुछ कदम इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि हमने अभी पारस्परिक कौशल के लिए देखा था, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए देखा था, वैसे ही संचार प्रक्रिया में यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, होंगे, उन्हें अब यहाँ पे देखते हैं। हो सकता है कि आप कुछ कह रहे हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और संदेश दे रही हो। ये परस्पर विरोधी संदेश है। ठीक है, यानी आप कुछ और बोल रहे हैं लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कह आप किसी व्यक्ति को रहे हैं और देख आप किसी दूसरे व्यक्ति को रहे हैं, तो ये दोनों परस्पर विरोधी संदेश है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और लोग परस्पर विरोधी संदेश देने वालों पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये निगेटिव पॉइंट को आपको अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अन्य लोगों के समय को महत्व देना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने किसी को समय दिया है या आपने किसी से समय लिया है तो उस समय पर आप उनसे मिले, उनकी बातों को सुने और जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करें। आप अपने संक्रामक संचार के कारण दूसरों का समय बर्बाद नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। एक त्वरित नजर में शायद 3 सेकंड तक एक व्यक्ति सामान्य रूप से किसी अजनबी का मूल्यांकन और वर्गीकरण करता है। इसको ब्लिंक इफेक्ट कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट। ब्लिंक इफेक्ट किसको कहा जाता है? देखिए, एक त्वरित नजर में एक नया व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को, या यदि आप किसी से मिलते हैं तो वो नया व्यक्ति आपको जज करने की कोशिश करता है, आपको क्लासिफाई करने की कोशिश करता है कि आप किस प्रवृत्ति के, किस प्रकार के इंसान हैं। इसे क्या कहा जाता है? ब्लिंक इफेक्ट के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। फिर वह संचार होता है जिसे निष्क्रिय रूप से हर किसी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आप इसे सक्रिय रूप से अपने स्वरूप और भावों को ढालकर अपने सक्रिय संचार का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद फिर जो भी उस सिचुएशन पे बात हो रही है उस बात में इन्वॉल्व होके आप अपना पक्ष रखते हुए आप एक एक्टिव कम्युनिकेशन पर्सन के रूप में आप अपने आप के भावों को, स्वरूप को ढालकर उस ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। संचार प्रक्रिया में शामिल अन्य व्यक्ति का सम्मान करें। जब तक संचार की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है तब तक विनम्र और चौकस रहे। ठीक है, यानी फिर वही वाली बात आ रही है कि भाई हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। किसी भी बात के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट उठेंगे, लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान किसी पर हावी होने का ना प्रयास करें और ना ही नेगेटिव बोलें। आप बिल्कुल विनम्र बने रहें और अलर्ट रहें, चौकस रहें, यानी अलर्ट रहें, यानी जो बात आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। ठीक है, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना करें जिससे कि उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में रहे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बातचीत का जो नुकसान है वो उसको हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यही सारे पॉइंट्स संचार कौशल के विशिष्ट गुण कहे जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे जाते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न लेते हैं। इन प्रश्न को एक्सप्लेनेशन के साथ है, ये अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए हैं।
इससे आपको किस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन का आंसर लेना है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न आपको यहां पर समझा रहा हूं, लेकिन इनकी संख्या अनलिमिटेड है, यानी इस प्रकार का कोई भी सिचुएशन दिया जा सकता है, ये फिक्स नहीं है, इसके कोई ऐसे फिक्स रूल नहीं है। किसी भी सिचुएशन को बना करके आपको केस स्टडी के रूप में दिया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, आपको जितने भी और प्रश्न अन्य जगहों से, अन्य रेफरेंस बुक से या आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलेंगे, तो उनको आप स्टडी करते जाइए। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। पहले जो की पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको सोचने में मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे बिल्कुल ऐसा फिक्स क्वेश्चन नहीं बनते, अनलिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशन या अदर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के जो भी एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हों, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, आप किसी निजी कंपनी में उच्च अधिकारी हैं। कंपनी में कई वर्षों तक लगातार आपकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके दूसरों को एमडी बनाया जाता रहा है। विगत दिनों जब कंपनी लगातार घाटे और कठिन समस्याओं से घिरने लगी, तब एकाएक आपका प्रमोशन करके कंपनी का मुखिया या एमडी बनाने का निर्णय लिया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक केस स्टडी दे दिया है ना। आप किसी प्राइवेट कंपनी में क्या है, एक आप हायर ऑफिसर हैं, एक बड़े पद पर हैं, कंपनी में लगातार कई वर्षों तक आपकी सीनियरिटी को जो है वो साइड में रखा गया और दूसरों को एमडी बनाया जाता रहा। अब जब कंपनी लगातार घाटे में है और कुछ समस्याएं आने लगी, तो आपका प्रमोशन करके आपको कंपनी का क्या बना दिया गया? एमडी बना दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। तो अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कंपनी के प्रमुख पद को स्वीकार करना, कंपनी के प्रमुख पद को अस्वीकार करना, कंपनी से त्यागपत्र देना, कंपनी का प्रमुख बनकर कंपनी को और ज्यादा संकटपूर्ण बनाना। तो इसमें जो उत्तर है वो होगा ए। योग्यता एवं काबिलियत की असली परीक्षा होती है संकटपूर्ण परिस्थितियों में ही होती है। एक लंबे समय तक भले ही आपको नजरअंदाज किया गया, परंतु एक बार जब आपको मौका मिला है, क्योंकि इससे पहले मौका आपको नहीं मिला, ठीक है, जब आपको मौका मिला है तो आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। आप उन लोगों को एक सबक भी सिखा सकते हैं जिन्होंने आपकी उपेक्षा की। ठीक है, विकल्प सी कायरता एवं पलायनवाद होगा। क्या है? कंपनी से त्यागपत्र देना। तो ये निगेटिव स्टेटमेंट भी है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी, फिर भी आप वहां थे। अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो स्थिति अनुसार आपने स्थिति को फेस करने की बजाय आपने त्यागपत्र दे दिया। तो ये क्या होगा? कायरता एवं पलायनवाद बोला जा रहा है यहाँ पे। और विकल्प डी क्या हो जाएगा? विकल्प डी कंपनी का प्रमुख बनकर कंपनी को और ज्यादा संकटपूर्ण बनाना। तो भाई यदि कंपनी को नुकसान होगा तो ओवरऑल आपको भी नुकसान होगा। ठीक है, चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो इसलिए यह भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो कंपनी के प्रमुख पद को स्वीकार करना, ये इस दिए गए परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय होगा, संचार पारस्परिक कौशल के अनुसार। क्लियर हो गई बात? आप किसी नक्सल प्रभावित जिले में सरकारी डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर बोला जा रहा है, इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, स्पेशली अंडरलाइन कर रहा हूं मैं आपको, कारण अभी आपको बताऊंगा। आसन्न चुनावों के तहत सरकार आपको मजिस्ट्रेट के रूप में चुनाव ड्यूटी में संलग्न करना चाहती है। ठीक है, चुनाव ड्यूटी में आपको एक ऑफिसर के रूप में, वहां पर मजिस्ट्रेट के रूप में आपको चुनाव ड्यूटी में संलग्न करना चाह रही है। नक्सलियों ने चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की धमकी दी है। ठीक है, वो नक्सल प्रभावित इलाका है और वहां वो चुनाव नहीं होने देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उसकी धमकी पहले ही दे चुके हैं, जिससे आप पर जान का खतरा भी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे? ठीक, अब देखिए, दो अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग सोचने का तरीका। यहां लगा होगा कि देखिए हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट को लिया, कंपनी के प्रमुख पद को स्वीकार करना। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को लिया। अब यहां पर देखते हैं, लेकिन यहां याद रखिएगा सिचुएशन क्या था। यहां सिचुएशन आप ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जो उच्च अधिकारी है वह उसी कंपनी में काम करता है और उसी कंपनी में उसको प्रमोशन देकर एक बड़े पद की तरफ, एक बड़े पद को उसको दिया जा रहा है। यानी प्रोफेशन और प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि सुधार हो रहा है। किसमें? पद में सुधार हो रहा है। ये एक सिचुएशन। यहां पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो है डॉक्टर। ठीक बात है, उनकी प्रैक्टिस जो है वो डॉक्टर की प्रैक्टिस है, वो चिकित्सक है। उनका मुख्य काम क्या है? इलाज करना बीमार व्यक्तियों का और गंभीर व्यक्तियों का जो बीमारी से ग्रसित है उनका इलाज करना उनका मुख्य काम है। लेकिन सरकार
उसको किस में लगाना चाह रही है, चुनाव ड्यूटी में संलग्न करना चाह रही है, और प्लस उसमें ये रिस्क भी आ जाता है। ठीक बात। तो अब यहां पर किस प्रकार से लेंगे, तो देखिए यहां लेंगे ए, सरकारी प्रस्ताव को नामंजूर करना। समझ में आ रही बात। यहां प्रोफेशन अलग, काम करना अलग, ड्यूटी अलग, यानी सारी चीजें डिफरेंस हैं, इसलिए सरकारी प्रस्ताव नामंजूर करना। सरकारी प्रस्ताव मंजूर करना नहीं होगा, प्रस्ताव मंजूर करके विशेष सुरक्षा की मांग करना भी नहीं होगा, अपने पद से त्यागपत्र देकर उधेड़-बुन समाप्त कर देना ये भी नहीं होगा। अब क्यों? ऐसा प्रस्ताव स्वैच्छिक होता है भाई, उससे ये जो उनको चुनाव ड्यूटी में संलग्न करना चाहती है वाली बात हो गई है। ठीक है, यानी स्वैच्छिक वाली बात है, यानी एक एम्प्लॉय की तरह यूज करना चाह रही है, स्वैच्छिक वाली बात है। ये जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति की गई है वो तो नहीं है, ये चुनाव ड्यूटी करना उनका काम नहीं है। तो ये स्वैच्छिक प्रस्ताव है, बाध्यकारी नहीं है। ये आप एक डॉक्टर है जो गोली बंदूक मुठभेड़ के लिए प्रशिक्षित नहीं है। नक्सलियों की धमकी के तहत इस बात की प्रबल संभावना है, इसलिए एक मजिस्ट्रेट के रूप में आप न तो अपनी सुरक्षा करने के लिए समर्थ होंगे और न ही अपने अधीनस्थों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। अतः विनम्रता पूर्वक ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करना ही उचित होगा। यह यहाँ पर बहादुरी वाला प्रश्न नहीं है, बल्कि वास्तविकता और समर्थता का मुद्दा है। तो देख लीजिए, दो प्रश्न, दो अलग सिचुएशन, और दो सिचुएशन में कैसे स्टेटमेंट का चुनाव आपको करना है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आप किसी स्वयंसेवी संस्था में अध्यक्ष कार्य प्रमुख के रूप में पदस्थापित हैं। संस्था की कार्य प्रणाली को लेकर संस्था में दो गुट बन गए। ठीक है, एक स्वयंसेवी संस्था है और उसमें अध्यक्ष के रूप में आप पदस्थापित हैं। संस्था की कार्य प्रणाली को लेकर संस्था में दो गुट बन चुके हैं, बन चुके हैं। संस्था का पहला गुट स्वतंत्र होकर अलग हो गया है। आप पहले गुट में अभी भी प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और दूसरा गुट अलग होने के बावजूद आप पर पूरी आस्था रखता है। देखिए, पहले गुट में प्रमुख के रूप में आप कार्यरत हो और दूसरा वाला जो ग्रुप है वो अलग होने के बावजूद आप पर पूरी आस्था रखता है। दूसरे गुट ने स्वतंत्र रूप से एक अभियान शुरू किया है जिसका नेतृत्व वह आपको सौंपना चाहता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां इंटरनल सिचुएशन है, यहां गुट अलग हो गए लेकिन वही स्वयंसेवी संस्था है जहां आप काम करते थे। आप दोनों पक्षों के लोगों को अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, यहां होगा नेतृत्व अस्वीकार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप एक गुट के नेतृत्व करता हो। ठीक है, आप नेतृत्व क्या करेंगे, आप अस्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले गुट में आप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, एक जो दूसरा गुट है वो दूसरा गुट अपना स्वतंत्र होकर अलग हुआ है, लेकिन जो पद आपको वहां पे लेने की बात की जा रही है वो पद तो ऑलरेडी आप अध्यक्ष के रूप में, उस गुट के प्रमुख के रूप में पहले ही नेतृत्व करता है आप। तो उसी स्वयंसेवी संस्था के उसी पद के कार्य के लिए वैसे भी वो दूसरा गुट अलग होने के बावजूद आप पर आस्था रख रहा है। यानी बातों पर तो जो पहला गुट है वो भी आपके बात पर समर्थ है, आपके बातों को सामर्थ्य देगा, आपके बातों को मानेगा, दूसरा गुट भी मानेगा। तो इसलिए आपको इस गुट के दूसरे भाग में न जाकर नेतृत्व अस्वीकार करना ही सही रहेगा। एक बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने के कारण आपको अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हकीकत में आप फुटबॉल का कुछ भी नहीं जानते, क ख ग भी नहीं जानते हैं दिया है, मतलब आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने के कारण आपको अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हकीकत में आप फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जिस एग्जामिनेशन में पूछा गया था आंसर लिया गया है अध्यक्ष का पद स्वीकार करना। ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है वो आप ढूंढिएगा, देखिएगा कि किस प्रकार से कौन कौन सा सिचुएशन पे क्या क्या हो सकता है। ठीक, आप एक स्टील फर्म के वरिष्ठ उत्पादन प्रबंधक हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं और गंगा नदी पर रेलवे पुलों के लिए स्टील की आपूर्ति करने के लिए बोली लगाई गई। आप अगले 8 महीनों में उत्पादन अधिकतम सुनिश्चित करने के लिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक, आप एक स्टील फर्म के वरिष्ठ उत्पादन प्रबंधक है, कोई एक स्टील फर्म है और आप वहां के सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर हैं।
गंगा नदी पर रेलवे पुल बनाए जाने हैं, ठीक है, रेलवे पुल बनेगा, उसके लिए स्टील की आपूर्ति करनी है, उसके लिए बोली लगाई जानी है और आप अगले 8 महीनों में, ठीक है, समय भी दे दिया गया है, में उत्पादन अधिकतम आपको देना है, उसके सुनिश्चित करने के लिए आप गए हुए हैं इसके लिए। तो आप क्या करेंगे? पहला पॉइंट, अपनी टीम के साथ एक उत्पादन रणनीति तैयार करें और नियमित अंतराल पर उत्पादन अनुसूची की निगरानी करना। दूसरा, किसी भी तरह लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्पादन टीम पर दबाव डालें। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये सोचकर आराम करें कि काम वैसे भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और उच्च प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी डाल देना, मतलब आपने पास कर दिया कि भाई ये आपसे नहीं होगा करके, आप अपने हायर अथॉरिटी को आपने बोल दिया कि नहीं मेरे पास बहुत काम है, ये जिम्मेदारी डाल देना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप यहाँ पर जिस पद में हैं उसमें आपसे ये अपेक्षा की जाएगी, आपसे अपेक्षा इसीलिए आपको भेजा गया है, आपको चुना गया है इस काम को पूरा कराने के लिए, तो आपको रणनीति तैयार करनी होगी। आपको उत्पादन रणनीति तैयार करें और नियमित अंतराल पर उत्पादन अनुसूची की निगरानी करें, खुद ही आप उसकी मॉनिटरिंग करें और दिए गए समय पर आप उसका उत्पादन करें। क्लियर हो गई बात? तो ये जो स्टेटमेंट है इस प्रकार से लिया जाएगा। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लेने होंगे। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप उनको सर्च करिए और साथ में जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे उनको आप करते जाइए। देखिए, इस टॉपिक के लिए पॉइंट्स के साथ साथ उत्तर लेने के लिए पर्टिकुलर सोच, आप जितने ज्यादा एग्जामिनेशन क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को देखते जाओगे उतना आपको बेहतर एनालिसिस आपको मिलता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस टॉपिक से ACF 2017 के एग्जामिनेशन में 4 से 5 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप जरूर देखिएगा। मैंने संचार कौशल पे एक भाग पूरा बता दिया आपको और अंतर्वैयक्तिक कौशल पर भी आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कवर करा दिए हैं। आई होप इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक छोटी सी सूचना, द पढ़ंतु क्लासेस की तरफ से हम CGPSC प्रीलिम्स और CGPSC प्री प्लस मेंस की ऑनलाइन एंड लाइव क्लासेस लेकर आए हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस हम 17 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी बैचेस की, प्रीलिम्स और प्रीलिम्स प्लस मेंस की बैच। प्रीलिम्स के लिए जो नाम मात्रा का शुल्क रखा गया है 2940 रुपए का पूरे कोर्स का, और प्री और मेंस दोनों के लिए रखा गया है, दोनों कोर्स एक साथ आप करते हैं तो सिर्फ 6940 रुपए का शुल्क रखा गया है। ठीक, इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे प्रीलिम्स की तैयारी होगी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे मेंस की तैयारी हो जाएगी। PDF नोट्स हिंदी मीडियम वालों को हिंदी पर अवेलेबल कराएंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि भाषा की दिक्कत ना हो उनको समझने में और नोट्स बनाने में। डाउट क्लियरिंग सेशन टाइम पर लेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का PDF आपको अवेलेबल कराएंगे। लेक्चर्स तो हम अवेलेबल कराते ही हैं हमारे चैनल पर, अभी भी करंट अफेयर के लेक्चर्स जो हैं वो संडे को कवर कराए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की समसामयिकी में। क्लासेस जो होंगी वो बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, अर्थात हिंदी माध्यम के छात्रों को बताते समय हम अंग्रेजी के टेक्निकल शब्दों को भी बताएंगे, ठीक है, जिससे कि प्री की क्लास में हिंदी वाले छात्रों को भी समझ में आए और अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को भी पूरी बात और पूरा कंसेप्ट समझ में आए। मेंस के लिए जो है वो इंग्लिश मीडियम की अलग बैच होगी, क्योंकि उनको इंग्लिश में हम पूरा का पूरा कंटेंट लिखवाएंगे और समझाएंगे। हिंदी मीडियम के लिए मेंस की बैच अलग होगी, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को हम पूरा हिंदी लैंग्वेज में लिखाएंगे एग्जामिनेशन पर्पज से, और साथ में उनको अंग्रेजी के शब्दों से परिचित कराएंगे, ठीक है। इनके लिए जो डेमो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर कुछ ही दिनों पर आने लगेंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ PSC के कंटेंट आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा, पढ़ंतु गुरुओं के द्वारा कवर कराए जाएंगे। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। द पढ़ंतु क्लासेस हमारा YouTube चैनल है। यदि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने के लिए इस कोर्स से रिलेटेड, इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट thepadhantu.com में
फॉर्म अवेलेबल है, छोटा सा फॉर्म है, इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी है और पेमेंट ऑप्शन आएगा। सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो, आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो, तो सारे माध्यम अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।